अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कॉन्टिन्यूएशन ही है, जिसमें हम मुख्तलिफ रिसेप्टर्स की तरफ अब जाएंगे और उनके फिर जो ड्रग्स हैं उन्हें स्टडी करेंगे। मगर सबसे पहले ड्रग्स को स्टडी करने से पहले इन रिसेप्टर्स को स्टडी करना और उनको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हमने पढ़ लिए थे। एक हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स थे और एक एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स थे। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं, और ये एसिटाइलकोलिन हमारे पास जो है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी आपके पास जो एंडिंग नर्व गैंग्लियाज हैं वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी आपके पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स भी रिलीज कर रही है, और पैरासिम्पैथेटिक यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली नर्व्स जो हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंडिंग्स पर भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन ही को रिलीज करते हैं। ये सब हमने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया था। आज हम जाएंगे आगे इसको कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए। अच्छा जी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास जो हैं ये दो तरह के जगहों पे आपको बताया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दोनों में काम करते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास उनको हम आगे सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से एक सब टाइप आती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, दूसरी टाइप आती है हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर्स की। अब निकोटिनिक रिसेप्टर जो हैं उनकी एक्टिवेशन होती है एसिटाइलकोलिन और निकोटीन के साथ, जबकि मस्करिनिक रिसेप्टर की एसिटाइलकोलिन और निकोटिनिक रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन और निकोटीन के साथ, मस्करिनिक रिसेप्टर्स की एसिटाइलकोलिन और मस्करीन के साथ जो है एक्टिवेशन होती है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो आयन जो है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, जबकि मस्करिनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि भाई ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, इसके चैनल्स कैसे खुल ओपन होते हैं, उनकी एक्टिविटी में भी तब इस लिहाज से फ़र्क भी आता है। क्योंकि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो हैं वो बहुत क्विक एक्शन उनका होता है, जबकि मस्करिनिक रिसेप्टर्स में जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर के एक्टिवेशन के बाद हमारे पास जो है कोई ना कोई काम होता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की टाइप्स वही आपको बता दी कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्करिनिक रिसेप्टर्स आ गए। निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपके पास दो जगहों पर मिलेंगे। नर्वस सिस्टम में जो मिलते हैं वो ऑटोनॉमिक गैंग्लियास, जो नर्व हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वहां पर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंदर मौजूद हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है वो कहाँ पे काम करते हैं, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। याद रखें ये कौन से हैं, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। जबकि मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो हमारे पास हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, और इनकी होती हैं 5 टाइप्स, M1, M2, M3, M4 और M5 टाइप्स होती हैं। और ये M5 तक की जो टाइप्स हैं ना, ये हमारे पास इसमें से चंद टाइप्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम कर रही हैं, और बाकी जो है तो बाकी बॉडी में हमारे पास मस्करीन पे की वजह थ्रू एक्टिवेट होकर और अपना फंक्शन दिखाती हैं। अच्छा जी, डिफरेंट हमारे पास डिजीजेस हैं। अगर एसिटाइलकोलिन के रिलीज में कमी आ जाए या कुछ फर्क आए, इफ इट्स इन योर ब्रेन, तो ये हमारे पास अल्जाइमर, पार्किंसन, स्किज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी और एडिक्शन जैसी क्या है इश्यूज कॉज हो सकते हैं। किसकी वजह से, अगर एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज है वो एबनॉर्मल हो, तो ये हमारे पास इस तरह से नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स जो हैं, जो बीमारियाँ तो उनमें हमारे पास की वजह बन सकते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे काम करते हैं, तो ये वहाँ पर हमारे पास मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है, मसल्स की फुल बॉडी की स्केलेटल मसल्स जो हैं वहाँ पर उनकी नर्व एंडिंग्स पर ये आपको एसिटाइलकोलिन ही अवेलेबल होता है, जो कि मसल की कंट्रैक्शन कर रहा होता है। ये चलना फिरना सारा हमारा उसी वजह से। तो अगर को हमारे पास वहाँ पर कोई इश्यू आएगा,
वहाँ पर एसिटाइलकोलिन प्रॉपर रिलीज़ नहीं होगा या फिर रिलीज़ होगा मगर अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास मसल वीकनेस कॉज़ करेगा। अब माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि क्या होती है, उस कंडीशन में हमारे पास हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। उनके ब्लॉक होने से क्या हो जाता है कि अब एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड नहीं हो सकता। जब वो बाइंड नहीं होगा तो मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन कैसे होगी? जब उनकी कंट्रैक्शन नहीं होती तो मसल्स वीक हो जाते हैं, बॉडी की मसल्स काम करना छोड़ती हैं। आपने कभी देखा हो ये आँखें बहुत ऐसे ड्रूपी आईज़ जो कहलाती हैं, ठीक है ना? आईलिड्स ऐसे नीचे की तरफ आ जाएँ, बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाती है, चलना-फिरना, काम करना स्पेशली अपर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बहुत लूज़ हो जाती हैं ये मसल्स। ये होती हैं इस कंडीशन को माइस्थीनिया ग्रेविस कहा जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये होता ही हमारे पास इस वजह से है कि जब रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन के जो मस्कुलर जंक्शंस पर मौजूद हैं, वो ब्लॉक हो जाएँ और उसकी वजह से अब एसिटाइलकोलिन अटैच ना हो पाए। जब एसिटाइलकोलिन अटैच नहीं होगा, तो अपना फंक्शन ही नहीं शो करेगा और कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, निकोटिनिक रिसेप्टर्स अभी भी आपको बताया कि 2 तरह के होते हैं, जो N1 एंड N2 हैं। क्या है N1 जो नर्व एंडिंग्स इन नर्व गैंग्लियास पे मौजूद हैं, जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जा रहे हैं। N2 जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे या NM रिसेप्टर्स जो हैं, ये वही हैं जो स्केलेटल मसल्स में काम करते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया अगर जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस की मिसाल आपको दे दी कि अगर यहाँ पर एनएम रिसेप्टर्स पे मसला आ गया और एंटीबॉडीज ने यहाँ अटैक कर दिया, सो आपके पास फिर मसल्स की कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। मस्करिनिक रिसेप्टर्स आपको मैंने इससे पहले बता भी दिया, बट मस्करिनिक रिसेप्टर्स देख लें। M1 से M5 तक के 5 सब टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज इनकी फिर डिपेंडिंग ऑन द व्हिच सब टाइप इट इज, तो वो हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटी शो करता है। इसी तरह इस यही चीज हमारे पास डिफाइन करती है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस को, कहाँ पे कौन सा रिसेप्टर मौजूद है। अच्छा जी, रिसेप्टर्स हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन को जो रिलीज कर रहे हैं, इनमें निकोटिनिक टाइप जो है वो सेल माइग्रेशन, आउटग्रोथ और सिग्नलिंग पाथवेज को अफेक्ट करती है। जबकि मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो हमारे पास दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशियल मेमोरी और लॉन्ग टर्म की पोटेंशिएशन। हमारे पास जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं ये मेमोरी को अच्छा बेहतर करते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं और सेक्सुअल अरोusal जो है वो सब में हमारे पास ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स का काम होता है। फंक्शन हमारे पास मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं, वो यहाँ पर जो लिखे हैं वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे पास काम कर रहे हैं, जबकि मस्करिनिक रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस यानी रेस्ट और डाइजेस्ट के फंक्शन में हमारे पास काम में आते हैं। मैकेनिज्म क्या है? निकोटिनिक रिसेप्टर्स आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो है उन पे वहां पर इसका रिलीज होता है और वहीं से ये काम करता है। जबकि मस्करिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं और इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करते हैं और उससे काम चलाते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे पास क्या है कि M1, M3 और M5 दे आर एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स, जबकि M2 और M4 जो हैं ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो M1, M3 और M5 हमारे पास GQ कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं और M2 और M4 जो हैं ये G इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। तो हमारे पास वो इनहिबिशन करते हैं और इस तरह से दोनों की एक्टिविटीज का ये डिफरेंस होता है जो आपको मैं अभी आगे जाके डायग्राम के साथ क्लियर कराती हूँ।
अच्छा जी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि आपको पहले भी बताया लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में क्या होता है कि जब एसिटाइलकोलिन आके इन चैनल के साथ बाइंडिंग करता है, जिसके बाइंडिंग के नतीजे में हमारे पास सोडियम का इनफ्लक्स शुरू हो जाता है, यानी वो सेल के अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाएगा। जब ये सोडियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो ये इन्हीं सेल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा जो कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, और उसके एक्टिवेशन से क्या हो जाएगा, हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर आएगा। ये सोडियम का सेल के अंदर आना जो है और इन वोल्टेज गेटेड चैनल्स को स्टिमुलेट करना जो है, इट विल रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल सेल्स। जब सेल्स की डीपोलराइजेशन होगी तो क्या हो जाएगा कि इन सेल्स के अंदर मौजूद जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से ज़्यादा कैल्शियम निकलेगा। जब कैल्शियम निकलेगा तो ये कैल्शियम हमारे पास फिर क्या करता है, ये कैल्शियम आयंस हमारे पास मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सेल की डिपोलराइजेशन हो गई तो उसके बाद कैल्शियम का जो है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलना हमारे पास रिजल्ट करेगा किस चीज़ में, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। नाउ इफ यू मूव टूवर्ड्स द मस्करेनिक रिसेप्टर्स, तो आपको बताया कि दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, M1, M3, M5 जो हैं ये GQ कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, जबकि M2 और M4 जो हैं ये GI यानी जी इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। GQ कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स में क्या होता है, GQ कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स में हमारे पास जब एसिटाइलकोलिन है ये आएगा या मस्करीन है ये आएगा और ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, फॉर एग्जांपल M1, M3 और M5 की बात करें तो ये आएगा इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और GQ प्रोटीन जो है ये हमारे पास गुआनिसिन डाइफॉस्फेट को हटा के GDP को हटा के GTP ले लेगा, दैट इज गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट। जब वो गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट को लेगा तो इट विल रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ PLC, फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम। ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, ये आगे हमारे पास IP3 और DEG को रिलीज करता है, प्रोडक्शन करता है। IP3 क्या है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और DEG इज डाइएसाइल ग्लाइसरोल। जब इन दोनों की एक्टिवेशन होती है तो ये हमारे पास फॉस्फोराइलेशन में काम करते हैं। IP3 जो है वो सेल्स के अंदर मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करता है और इसकी स्टिमुलेशन से कैल्शियम आयन निकलता है। ये कैल्शियम आयन जब रिलीज होगा तो ये एट द एंड हमारे पास क्या करेगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द विद इन द सेल। जब सेल्स में फॉस्फोराइलेशन होगी तो तीन तरह के हमारे पास चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिव चैनल्स में आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। या तो ये होगा कि आयन इन्फ्लक्स बढ़ाएगा, या ये होगा कि प्रोटीन या एंजाइम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको बढ़ा देगा, मेटाबॉलिक एंजाइम्स को बनाने में मदद करेगा। तो ये फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में ये काम हमारे साथ होते हैं। जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है जो कि सेल्स की कंट्रैक्शन में काम करता है, या फिर मेटाबॉलिक एंजाइम्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और या फिर हमारे पास DNA की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में M1, M3 और M5 ये तीन काम करते हैं। अच्छा जी, M1, M3 और M5 GQ कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, उसकी एक्टिविटी को तो समझ लिया है। इसके बाद आते हैं M2 और M4 के काम फंक्शन पे। तो M2 और M4 का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन जब आता है और इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो इसके बाइंडिंग के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर अब GQ के बजाय GI लगा हुआ है, इनहिबिटरी प्रोटीन। ठीक है ना, ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करते हैं, जब हमारे पास GI के साथ आके एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो ये GDP को हटा के GTP ले लेगा। लेकिन याद रखिए कि GI जो कपल प्रोटीन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स है, ये 3 डोमेन से बना है, अल्फा आई, बीटा आई और गैमा आई का सब यूनिट है 3 हिस्सों में।
जब ये जीडीपी को हटा के जीटीपी ले लेता है, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट को लेता है, तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है कि जो सब यूनिट हैं ये अलग हो जाते हैं। अल्फा अल्फा इन्हिबिटरी जो है वो अलग सब यूनिट हो जाता है और बीटा गामा इकट्ठे हैं वो हमारे पास अलग सब यूनिट हो जाते हैं। जब ये अल्फा रिसेप्टर या अल्फा सब यूनिट अलग होता है तो ये जाता है और ये हमारे पास एडेनाइड एडेनाइलेट साइक्लेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है उसके फंक्शन को। जब उसका फंक्शन इनहिबिट होगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्जन नहीं होगी और प्रोटीन काइनेज ए जो है उस एंजाइम की एक्टिवेशन नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास सेल की कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। अब बीटा 1 और गामा 1 का जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो जाते हैं सेल्स के साथ बाइंडिंग करते हैं और पोटेशियम के आउटफ्लो को स्टॉप कर देते हैं। इन दोनों के नतीजे में जो है हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास सॉरी पोटेशियम जो है उसके रिलीज आउटर साइड ऑफ द सेल ज़्यादा हो जाएगा, जिसके नतीजे में जब पॉजिटिव साइंस बाहर जाएंगे सेल के अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा और जो हमारे पास सेल्स के फंक्शन को एक्टिविटीज को स्टॉप कर देगा। पैथोफिजियोलॉजी में हमने थोड़ा सा ये पीछे देख भी लिया कि अल्जाइमर में एसिटाइलकोलिन की अगर हमारे पास क्वांटिटी कम होती है इन द ब्रेन तो ये जो है अल्जाइमर कॉज करता है। और जो अगर को बॉडी मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर इसमें वहाँ पर कोई इशू आ जाए, जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन है माइस्थीनिया ग्रेविस, उसमें जब एंटीबॉडीज एसिटाइलकोलिन को अपने रिसेप्टर पर बाइंड होने नहीं देते तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है कि हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन आती है जो कि मसल्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, उसकी एक्टिविटी को बेकार कर देती है। क्लिनिकली इनके ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे काम करते हैं, तो स्केलेटल मसल्स की सारी एक्टिविटी को भी जो है एसिटाइलकोलिन ही के ज़रिए कंट्रोल हो रही होती है। तो इसको हम आगे इसके ड्रग्स के साथ पढ़ेंगे हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि एसिटाइलकोलिन जो है वो किस तरह से हमारी कौन-कौन सी ड्रग्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इसकी तरह से काम करके या इसकी एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे नर्वस सिस्टम का। जैसे पहले भी आपको बताया ये ना सिर्फ हमारे ब्रेन में काम करते हैं, ब्रेन में मेमोरी का बता दिया था कि एसिटाइलकोलिन मेमोरी को बढ़ाता है। इसके अलावा जो है तो हमारे पास इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अरोज़ल में काम करता है और एनाल्जेसिक एक्टिविटी यानी एज अ पेन को रिड्यूस करने में भी काम करेगा विद इन द ब्रेन। ये तो सिर्फ ब्रेन का फंक्शंस थे, बाकी बॉडी में जैसे बताया मसल टोन को बढ़ाता है। ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स के जो फंक्शन है वो एसिटाइलकोलिन जो है तो उसको कवर कर रहा होता है। इसके अलावा प्री साइनेप्टिक गैंग्लियाज पे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट डाइजेस्ट या फिर जो हमारे पास फ्लाइट फाइट मोड है दोनों में काम कर रहा होता है और पोस्ट गैंग्लियनिक में हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे काम होता है इसका। इनको समझना इन रिसेप्टर्स को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही जाके हम ज़रा इनमें मौजूद जो ड्रग्स हैं फिर उनकी एक्टिविटी कैसे है, किस तरह से काम करते हैं, उसे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी जिस टॉपिक की, अब उतना मुश्किल नहीं लगेगा। एंड अगर आपको पसंद आए हो मेरे लेक्चर तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and until see you in the next video. Until then, Allah Hafiz.